This is the fourth edition, I may say. This is the fourth edition from which we are retaining our things for the set a low purpose. Alright, so earlier we have also made the video on the third edition, and there was that was just the plain reading, but in this one our focus will be on retaining the concept, and we are reading the fourth edition as well as we try to retain the things. The speed will be comparatively low here, and whatever we read, we try that we are in the examination and we can recall that particular MCQ. For with that thought, I am beginning the things. All right, so let's get started. बहुत स्लो चलेगा comparatively to the third edition से. So this is the fourth and the latest edition, we may say, from where students are preparing and getting just from this PDF at least the requisite marks. उसके बाद तो लेट्स बिगिन दी प्रोसीजर. कुछ चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है डायरेक्टर के तीनों वाले चैप्टर्स. डायरेक्टर के तीनों चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वाइंडिंग अप भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी कंपैरेटिवली क्वेश्चंस आ रहे हैं. उसके अलावा जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, दैट इज अकॉर्डिंग टू मी, दैट इज सेबी. सेबी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आईबीसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड. एंड अपार्ट देन फेमा के एक दो क्वेश्चन है, और एफसीआरए के किसी के आ जाता है, किसी के नहीं आता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. बाकी डायरेक्टर के 3 चैप्टर, सेबी, आईबीसी, फेमा के कुछ क्वेश्चंस, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वाइंडिंग अप भी इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग टू. और कुछ नीरी कंपनीज, वो किसी के आती है किसी के नहीं आती है. दैट्स द रिस्पेक्टिव पार्ट दैट डिपेंड ऑन लक. उसके बाद एंड एसएसडी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. क्या एसएसडी एलिजिबल है फॉर रीअपॉइंटमेंट? द आंसर इज नो, नॉट एलिजिबल. एसएसडी जो है वो एलिजिबल नहीं है फॉर रीअपॉइंटमेंट के लिए. Then comes, can SSD be appointed in a competing business? क्या SSD को अपॉइंट किया जा सकता है in a competing business? The answer is no. He cannot or she cannot be appointed in a competing business. Then comes the question, that is whether SSD appointed in one company for a period of 3 years and he was appointed also in another company for a period of 2 years, can he appointed to do so? एक बार एसएसडी को अपॉइंट कर लिया एक कंपनी में 3 साल के लिए, एंड ही वाज अपॉइंटेड आल्सो इन अनदर, दूसरी कंपनी में भी अपॉइंट हो जाता है 2 साल के लिए. कैन ही अपॉइंटेड टू डू सो? क्या ऐसा हो सकता है? तो द आंसर इज यस. Yes, he can appointed in maximum 2 companies provided other company should not in compete business with first company. पता चला कि वो कंपनी जो है उसी के साथ compete कर रही है, तो ऐसा नहीं चलेगा. Yes, ऐसा possible है. He can appointed in maximum 2 company. वो अपॉइंट हो सकता है 2 कंपनीज में. Yes, he can appointed in maximum 2 companies provided जो है कि वो उसी के साथ compete ना कर रहा हो. तो एसएसडी एलिजिबल है फॉर रीअपॉइंटमेंट के लिए? एसएसडी, क्या एसएसडी एलिजिबल है? कीप कमेंट इन द कमेंट सेक्शन दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएसडी. ऑलराइट, सो देन लेट वी डिस्कस our things. That is, क्या SSD एलिजिबल है फॉर रीअपॉइंटमेंट के लिए? द आंसर इज नॉट एलिजिबल. क्या SSD अपॉइंट हो सकता है इन कंपीटिंग बिजनेस में? द आंसर इज नो. उसके बाद ये सेकंड, मतलब उसमें वापस उसी क्वेश्चन को ड्राफ्ट करके बोला कि एक बार 3 साल के लिए करा है, दूसरी कंपनी में 2 साल के. क्या एलिजिबल है? एलिजिबल तो है, बट प्रोवाइडेड कि वो जो दूसरी कंपनी है वो उसकी कंपीटिंग बिजनेस नहीं है. ऊपर भी यही क्वेश्चन है कि कंपीटिंग बिजनेस नहीं होना चाहिए, नीचे भी उसी को घुमा के यही बोला है कि कंपीटिंग बिजनेस नहीं होना चाहिए. Then move to the fourth one. Can a SSD appointed as human resource manager during the cooling period? क्या SSD को human resource manager की तरह अपॉइंट किया जा सकता है? The answer is no, a big no. Then how many small shareholders should apply to appoint a small shareholder director? कितने सारे small shareholder मिलके जो है अपॉइंट कर सकते हैं small shareholder की director? The answer is either 1000 small shareholder, या तो कितने हो? पूरे 1000 शेयर होल्डर हो, और या फिर 1/10 हो स्मॉल शेयर होल्डर, whichever is lower. इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो. तो हम क्या बोल रहे हैं, क्या कैन एसएसडी एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ड्यूरिंग द कूलिंग पीरियड? आंसर इज नो. हाउ मेनी स्मॉल शेयर होल्डर शुड अप्लाई करना पड़ेगा टू अपॉइंट अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के लिए? दैट इज द आंसर इज
या तो 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स या फिर 1/10 ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर विच एवर इज लोअर, इनमें से जो भी लोअर होगा वो कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगी. एंड द टाइम लिमिट ऑफ नोटिस ऑफ इंटेंशन, व्हाट विल बी द टाइम लिमिट ऑफ नोटिस ऑफ इंटेंशन. ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है टाइम लिमिट वाला, रिलेटिंग टू द नोटिस ऑफ इंटेंशन के रिलेटिंग या स्मॉल शेयर होल्डर वाली बातें करी जा रही है. तो एटलीस्ट 14 डेज बिफोर मीटिंग, एटलीस्ट 14. दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एग्जैक्टली क्वेश्चन आता है एग्जाम में. एंड द नोटिस इज एटलीस्ट 14 डेज बिफोर मीटिंग. नोटिस कितने दिन वाला है, दैट इज एटलीस्ट 14 डेज बिफोर मीटिंग. एंड द टाइम लिमिट ऑफ नोटिस ऑफ इंटेंशन इज 14 दिन, इज 14 दिन, 1/4, दैट इज 14 दिन. उसके बाद तो हाउ मेनी शेयर होल्डर शुड अप्लाई कर सकते हैं टू अपॉइंट स्मॉल शेयर होल्डर की डायरेक्टर के लिए. तो दैट इज 1000 शेयर होल्डर या फिर 1/10 जो भी लोअर होगा. और नोटिस कितने का बोला है, 14 दिन. स्मॉल शेयर होल्डर के कंटेक्स्ट में जो नोटिस बोला है वो 14 दिन बोला है. इंटेंशन ऑफ नोटिस, लिमिट ऑफ नोटिस ऑफ इंटेंशन इज 14 दिन. उसके बाद आता है कैन CFLO बी गिवन इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ड्यूरिंग वाइंडिंग अप ड्यू टू डिफॉल्ट ऑफ डायरेक्टर. Can CFLO be given in case of removal of managing director during the winding up due to default of director? क्या जो एक जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आई में से ECB करके जो टॉपिक्स है, ECB से रिलेटेड जितने भी है वो किस पर्टिकुलर चैप्टर का है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन थे. तो हम क्या बोलते हैं, Can CFLO be given in case of removal of managing director during winding up due to the default of director? क्या जो CFLO है be given in case of removal of managing director during winding up due to default of director? The answer is no. The answer is no. क्या जो CFLO है be given in case of removal of managing director during the winding up due to the default of director? The answer is no. उसके बाद is quorum of director should be present in the beginning? क्या quorum सिर्फ और सिर्फ बिगनिंग में प्रेजेंट होनी चाहिए? ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो रहा है. द क्वेश्चन, द आंसर इज नो थ्रू आउट द मीटिंग. बट ये क्वेश्चन सिर्फ थ्रू आउट द मीटिंग करके नहीं, केस बेस्ड स्टडी में फॉर्म होके और उसके साथ कुछ और एडिशनल पॉइंट भी ऐड होके घूम रहा है. तो हम क्या बोलते हैं, इस quorum of director should be present in the beginning? क्या quorum जो है वो present होनी चाहिए only and only in the beginning? क्या सिर्फ beginning में ही होनी चाहिए? The answer is no. It should be throughout the meeting. It should be throughout the meeting. क्या जो quorum है director की, that the same should be present in the beginning as per section 174 वाला जो quorum बोलता है, क्या ये सिर्फ beginning में होगा तो काम चल जाएगा? The answer is no. The answer is no. I think that my voice is audible. The answer is no. It should be throughout the meeting. It should be throughout the meeting. तो हम क्या बोलते हैं, is quorum of director should be present in the beginning as per section 174? No. It should be throughout the meeting होनी चाहिए. Quorum should be presented throughout the meeting. उसके बाद section 174 quorum versus SEBI quorum. Quorum versus SEBI की quorum. Quorum director वाली quorum भी है और सेबी वाले प्रोविजन के कॉरम भी है. तो कॉरम जो नॉर्मल होती है, नॉर्मल हम बोलते हैं या तो 1/3 होना चाहिए या फिर 2 डायरेक्टर, विच एवर इज हायर को हम देखते हैं. और सेबी वाले केस में 1/3 और 3 डायरेक्टर इंक्लूडिंग द 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. सेबी वाले कॉरम में हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी देखते हैं, वेयर नॉर्मल कॉरम में हम 1/3 और 2 डायरेक्टर देखते हैं. 1/3 और 2 डायरेक्टर. तो हम क्या बोलते हैं, सेक्शन 174 कॉरम वर्सेस सेबी कॉरम. quorum versus SEBI quorum में क्या होता है, तो what is quorum versus SEBI quorum? Quorum will be 1/3 or 2 director whichever is higher. और SEBI में 1/3 और 3 director including 1 independent director भी होता है. quorum of section 8 कंपनी में होता है 8 मेंबर और 25% of the total WE लोअर जो भी होगा. तो what will be the quorum of section 8 कंपनी? section 8 कंपनी के लिए, section 8 कंपनी के लिए, this is 5, this is 3, this will be 8. सेक्शन 8 कंपनी के लिए quorum का क्या केस है? सेक्शन 8, वन इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर इज, सेक्शन 8 है और मेंबर भी 8 है. सेक्शन 8 है और मेंबर भी 8 है. So this is the most interesting or the most retaining point which we can retain from this particular part. Quorum of section company is या तो either 8 member या फिर 25% of total WE that will वो जो भी लोअर होगा. उसके बाद what will be the if you notice the thing, तो थर्ड एडिशन और फोर्थ एडिशन में इतने ज्यादा चेंजेस नहीं है. चेंजेस है
बिकॉज उसमें 18 पेज थे, इसमें 24 पेज है। आधे जो ऊपर के पेज वो तो उनके एडवर्टीजमेंट में ही है, टीचर्स और जो भी है जिन्होंने कंपाइल किया है। आई मस्ट शो द ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स देम आल्सो। बट द थिंग इज एज अ स्टूडेंट 18 और 24 पेज, 6 पेज का डिफरेंस है। उसके अलावा कुछ तो एडवर्टीजमेंट में तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, इतना ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। कुछ जगह एक दो जगह कुछ उधर गलत है, इधर उसको रेक्टिफाई कर रखा है। Then comes the applicability of secretarial audit. Section 204 secretarial audit वाला सेक्शन कब लग जाता है? सेक्शन secretarial audit वाला सेक्शन ये बोलता है जो जितनी भी लिस्टेड कंपनी उन सब पे तो secretarial audit है ही है। उसके बाद अगर जो दूसरी जो कंपनीज है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो, टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ या उससे ज्यादा हो, और आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, 50, 100, 250, 50, 100, 250 लिस्टेड पे सब पे एप्लीकेबल है। सेक्रेटरियल ऑडिट इज एज पर सेक्शन 204। सेक्रेटरियल ऑडिट कब कब कराई जाएगी, कब कब सेक्रेटरियल ऑडिट होगी? जब लिस्टेड कंपनी हो, लिस्टेड कंपनी के केसेस में सब में पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो, टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज्यादा हो, बोरोइंग 100 करोड़ हो या उससे ज्यादा हो। 100, 150, 50, 100, 50, 100, 250, 50, 100, 250, और ये तो हमें पता है हमेशा टर्नओवर ज्यादा होता है, दैट इज 250 करोड़ या उससे ज्यादा। पेड अप शेयर कैपिटल जो है दैट इज लेस देन टर्नओवर, लेस देन बोरिंग, दैट इज 50 करोड़ या उससे ज्यादा। और बोरिंग जो है वो हमेशा इट विल ऑलवेज बिटवीन दी टर्नओवर और बोरिंग्स। बोरिंग्स जो है वो हमेशा टर्नओवर से कम और पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा होती है। उसके बाद सर्कमस्टेंसेस वेयर स्पेशल नोटिस बाय मेंबर इज रिक्वायर्ड। अगेन यहाँ पे एटलीस्ट 14 डेज है। 14 डेज वाले दो केसेस हो गए, एक तो स्मॉल शेयर होल्डर वाले केसेस में 14 दिन, वापस यहाँ 14 दिन बातें की जा रही है, 14 दिन की बातें की जा रही है। सर्कमस्टेंसेस वेयर दी स्पेशल नोटिस बाय मेंबर इज रिक्वायर्ड। कौन सी ऐसी सर्कमस्टेंसेस है जहाँ स्पेशल नोटिस की जरूरत होती है? और यहाँ पे 14 दिन का क्राइटेरिया अगेन अगेन दो जगह 14 दिन रिपीट हो रहे हैं। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर एंड स्पेशल नोटिस एटलीस्ट 7 डेज बिफोर मीटिंग। अगर आप किसी डायरेक्टर को रिमूव कर रहे हो, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर कर रहे हो, तो आपको स्पेशल नोटिस की जरूरत होती है। दैट इज व्हाट, दैट इज एटलीस्ट 14 डेज बिफोर मीटिंग। इस वाले पर्टिकुलर से भी क्वेश्चन है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर जैसे कि 12 डायरेक्टर है और 3 को रिमूव कर रहे हो, तो आप किस किस को नोटिस दोगे और कितने दिन में दोगे? तो कितने दिन में, तो हमारा आंसर क्लैरिफाई हो गया है कि एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग दोगे। बट किन किन को दोगे वो अभी तक हमें एज सच इसमें पता नहीं चल रहा है। बट अगर हमें डेज पता हो तो हम उसको कहीं ना कहीं वहां पिक कर लेंगे, क्योंकि 14 डेज यहाँ है। स्मॉल शेयर होल्डर वाले केस में 14 डेज है, और अगेन यहाँ पे भी 14 डेज है। ओके, तो दो केसेस में हमने 14 डेज पढ़ लिए। तो सर्कमस्टेंसेस वेयर द स्पेशल नोटिस बाय मेंबर इज रिक्वायर्ड। कौन सी ऐसी सर्कमस्टेंसेस है जहां स्पेशल नोटिस बाय मेंबर इज रिक्वायर्ड है? कौन सी ऐसी सर्कमस्टेंसेस है जहां स्पेशल नोटिस बाय मेंबर इज रिक्वायर्ड? दैट इज रिमूवल ऑफ डायरेक्टर एंड स्पेशल नोटिस एटलीस्ट 14 डेज बिफोर मीटिंग। जब डायरेक्टर को रिमूव किया जा रहा है तो एटलीस्ट 14 डेज बिफोर मीटिंग का हमें नोटिस देना पड़ेगा। इसके बाद, इज इट मैंडेटरी फॉर प्राइवेट कंपनी टू मेंटेन सेक्शन 189 रजिस्टर्ड इवन इफ इट इज कंप्लाई विद एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इस पर्टिकुलर जो एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इस पे भी एक क्वेश्चन बनने वाला है क्या मैंने, बट वो कौन सा है दैट डिपेंड्स, क्योंकि ये बहुत सारी जगह है। एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत सारी जगह है और बहुत सारा आपको कहीं कहीं कंफ्यूज किया जाएगा इसमें, तो वो भी हम फर्दर देखेंगे। बट करेंटली, इज इट मैंडेटरी फॉर प्राइवेट कंपनी टू मेंटेन सेक्शन 189? क्या ये मैंडेटरी है सेक्शन, क्या ये मैंडेटरी है फॉर प्राइवेट कंपनी के लिए कि वो मेंटेन करे सेक्शन 189 रजिस्टर्ड इवन इफ इट इज, अगर उसने कंप्लाइड किया है, एनुअल रिटर्न भी बनाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाया, तो भी क्या उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? क्या प्राइवेट कंपनी के लिए जरूरी है कि वो कंप्लायंस करे? तो आंसर इज यस, उसके लिए भी जरूरी है। उसके बाद आता है विच रेजोल्यूशन पास टू इंक्रीज द लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर मोर देन 15 डायरेक्टर? ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसका आंसर सबको आता होगा, एंड द आंसर इज स्पेशल रेजोल्यूशन। डायरेक्टर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते ही स्टार्टिंग की 3-4 लाइन में हमें इसका वो मिल जाता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अगर हमें 15 से ज्यादा डायरेक्टर, 15 से ज्यादा जो लिमिट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट, उससे ज्यादा अपॉइंट करना है। फिर उसके एक्सेप्शन आ जाएंगे, एक तो गवर्नमेंट कंपनी है, और सेकंड यू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि एक और क्या है। उसके बाद ऑलरेडी नीचे आ गया है, तो सेक्शन 8 कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी है। सेक्शन 8 कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी। क्या स्पेशल रेजोल्यूशन टू इंक्रीज द लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर विच इज नॉट एप्लीकेबल टू, जब हम 15 से ज्यादा या फिर हम मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करें, तो हमें इस केसेस में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। दैट इज गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी। उसके बाद आ जाता है
by which resolution board can exercise power related to sale, lease or dispose of undertaking of company. कौन सा ऐसा resolution है जिससे power जो है कौन सा by which resolution board can exercise power, कौन सा ऐसा रेजोल्यूशन है जिससे बोर्ड जो है एक्सरसाइज कर सकता है पावर जो कि रिलेटेड है सेल से, लीज से, डिस्पोज ऑफ अंडरटेकिंग से, or a company wishes to dispose of part of its undertaking under two different schemes, dispose of 6% undertaking and dispose of 22% undertaking under the compromise scheme. by which resolution, कौन सा ऐसा रेजोल्यूशन है जिससे बोर्ड जो है एक्सरसाइज कर सकता है रिलेटेड टू सेल, लीज, डिस्पोज ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ कंपनी. सेक्शन 180, a company wishes to dispose of a part of its undertaking under the two different scheme, dispose of 6% undertaking and dispose of 22% undertaking under a compromise scheme. That is special resolution for both. हम क्या बोलेंगे, that is what, that will be special resolution for both. by which resolution, ऐसा कौन सा resolution है जिससे बोर्ड को एक्सरसाइज करना पड़ेगा, बोर्ड को एक्सरसाइज करना होगा पावर जो भी रिलेटेड है सेल से, लीज से, dispose of undertaking of a company wishes to dispose of the part of its undertaking under two different scheme, dispose of 6% undertaking or dispose of 22% undertaking under the compromise scheme. So that will be the special resolution for both the cases के लिए special resolution. Then comes, उसके बाद आता है कैन अ वुमेन डायरेक्टर सिटिंग फील लोअर फ्रॉम अदर डायरेक्टर्स. ये तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा. दैट क्या वुमेन डायरेक्टर की सिटिंग फीस जो है वो लोअर हो सकती है दूसरे डायरेक्टर से? तो बिग नो, ऐसा नहीं चलेगा. ऐसा थोड़ी ना होता है कि वुमेन डायरेक्टर है तो उसकी सिटिंग फीस जो है लोअर हो जाएगी दूसरे डायरेक्टर से. तो द आंसर इज नो. उसके बाद अप्रूवल रिगार्डिंग बोरोइंग बाय डायरेक्टर्स. How there will be the approval regarding borrowing by directors, section 185 क्या बोलता है? That is the members special resolution. Approval regarding borrowing by director. How there will be the approval regarding the borrowing by director, section 185 is members special resolution. अगर approval चाहिए regarding borrowing by director तो आपको क्या लगेगा? Special resolution लगेगा. उसके बाद when RBC considered as deemed pass, कब हम बोलेंगे RBC, एक particular RBC, उसकी full form मुझे याद नहीं आ रही है, कब मानेंगे कि आरबीसी पास हो चुका है? जब अप्रूव हो जाए बाय मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर. व्हेन इट इज अप्रूव्ड बाय मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, जब वो अप्रूव्ड हो जाए बाय मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, कब हम मानेंगे कि आरबीसी जो है उसे कंसीडर किया जाएगा एज अ डीम्ड पास? जब वो अप्रूव्ड हो जाए बाय मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स के द्वारा. When resolution of RBC put up in a meeting, section 175, कब हम बोलेंगे कि resolution जो है of RBC, that is the put up in a meeting, that is greater than equal to 1/3 of total director required, that resolution decided in meeting. When resolution of RBC put up in meeting, कब मानेंगे कि resolution जो है put up हुआ है meeting में? When it is greater than equal to 1/3 of total required that decided in a meeting. जब more than equal to, अब हम क्या बोले, greater than equal to 1/3 जो है डायरेक्टर that require resolution decided in a meeting, जब वो डिसाइड करेंगे तब हम मान लेंगे. उसके बाद whether political contribution can be approved by board through resolution by circulation. क्या पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन जो है सेक्शन 175 वाला, क्या वो अप्रूव हो सकता है बाय बोर्ड थ्रू रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन? क्या वो अप्रूव हो सकता है, कंट्रीब्यूशन कैन बी अप्रूव बाय बोर्ड थ्रू रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन? द आंसर इज नो. ओनली बोर्ड रेजोल्यूशन थ्रू बोर्ड मीटिंग. हम क्या बोल रहे हैं? द आंसर इज नो. ओनली बोर्ड रेजोल्यूशन हो सकता है थ्रू बोर्ड मीटिंग. Whether political contribution can be approved by board through resolution by circulation. क्या पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन जो है वो अप्रूव हो सकता है बाय बोर्ड थ्रू रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन? द आंसर इज नो. ओनली बोर्ड मीटिंग, ओनली बोर्ड रेजोल्यूशन थ्रू बोर्ड मीटिंग. सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन से ही हो सकता है. तो क्या पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन अप्रूव हो सकता है बाय बोर्ड? क्या पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन को अप्रूव कर सकते हैं बोर्ड थ्रू रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन? तो द आंसर इज नो. इट कांट बी थ्रू द रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन. नो, ओनली बोर्ड रेजोल्यूशन थ्रू बोर्ड मीटिंग से ही हो सकता है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन अप्रूव. उसके बाद आता है हमारा how much director required to discuss the matter in board meeting instead of resolution by circulation. How much director can require to discuss the matter. कितने डायरेक्टर जो है जरूरत होगी ताकि वो डिस्कस कर पाए जो भी मैटर है इन बोर्ड मीटिंग में, इंस्टेड ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन. दैट इज 1/3 ऑफ ऑल डायरेक्टर, VR, NO और VR. व्हाट्स दैट?
कितने डायरेक्टर की जरूरत है, तो दैट इज 1/3 ऑफ ऑल डायरेक्टर, वी आर एन और वी आर। जो भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 163 क्या बोलता है, क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए 2/3 एंड 3 years, क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दैट इज 2/3 और 3 years। उसके बाद क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और रिमूवल ऑफ डायरेक्टर कैन नॉट बी रिमूव। अगर क्वेश्चन जो है रिलेटेड टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, तो दैट द सेम कैन नॉट बी रिमूव। उसके बाद क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इट हैज डन थ्रू सिस्टम ऑफ क्यूमुलेटिव दैट विल बी वैलिड। पेनल्टी ऑन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 166 बोलता है, अगर आप पेनल्टी क्या होगी, पेनल्टी एक पेनल्टी डेफिनेटली आएगी, एक इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। पेनल्टी जो है ऑन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर है 1 लाख से 5 लाख। क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इट इज डन थ्रू सिस्टम ऑफ क्यूमुलेटिव दैट विल बी वैलिड। पेनल्टी जो होगी ऑन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 166 बोलता है 1 लाख से 5 लाख। पेनल्टी ऑफ डायरेक्टर कंटिन्यू टू फंक्शन व्हेन ऑफिस इज वैकेटेड, अगर पेनल्टी ऑफ डायरेक्टर कंटिन्यू कर रहा है टू फंक्शन व्हेन ऑफिस जब वैकेट हो जाए तो 1 लाख से 5 लाख। नंबर ऑफ डेज इन विच ऑफिस नीड टू बी वैकेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, कितने दिन में ऑफिस खाली करना होगा, 30 दिन में। तो हमने 14 दिन कब पढ़े थे, 14 दिन स्मॉल शेयर होल्डर वाले केस में पढ़े, और 14 दिन फिर से हमने पढ़े थे रिमूवल ऑफ डायरेक्टर को रिमूव कर रहे तो हम एटलीस्ट 14 डेज बिफोर नोटिस हम देंगे। उसके बाद पेनल्टी क्या होगी, डायरेक्टर कंटिन्यू टू फंक्शन व्हेन ऑफिस इज वैकेटेड दैट इज 1 लाख से 5 लाख। नंबर ऑफ डेज इन विच ऑफिस नीड टू बी वैकेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, कितने नंबर ऑफ डेज होंगे इन विच जहां पे हमें ऑफिस नीड वैकेट करना हो रहा है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर दैट इज 30 दिन। ऑर्डर के आने पे वेकेट करना पड़ रहा है दैट इज 30 दिन। रिमूवल वाले केस में 14 दिन। कैन 2 और मोर डायरेक्टर बी अपॉइंटेड बाय सिंगल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, क्या 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं सिंगल रेजोल्यूशन में जनरल मीटिंग? द आंसर इज नो, अनलेस अ प्रपोजल इज पास विदाउट एनी वोट कास्ट अगेंस्ट इट फॉर दैट रेजोल्यूशन। नो, द आंसर इज नो, नो अनलेस जब तक कोई प्रपोजल पास ना हो जाए विदाउट एनी वोट कास्ट अगेंस्ट इट फॉर दैट रेजोल्यूशन। Whether appointment of 3 directors by a single resolution is valid if around 90% of members who were present at the meeting voted in favor and balance 10% abstained from voting। क्या अपॉइंटमेंट 3 डायरेक्टर का सिंगल रेजोल्यूशन में वैलिड है अगर 90% ऑफ मेंबर जो है प्रेजेंट वोट करे फेवर में और बैलेंस 10% जो है वो एब्सटेंट फ्रॉम वोटिंग, मना कर दे वोट करने से, तो यस हो सकता है विदाउट एनी वोट बीइंग कास्ट अगेंस्ट इट। अगर कोई वोट उसके अगेंस्ट में नहीं कर हुआ हो, मतलब उन्होंने मना कर दिया वो अलग बात है, अगर कोई वोट अगेंस्ट में नहीं हो तो ऐसा पॉसिबल है। वैलिडिटी ऑफ रेजोल्यूशन पास इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 182, एक क्वेश्चन वॉइड और इससे भी रिलेटेड भी आएगा। वैलिडिटी ऑफ रेजोल्यूशन पास इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 162, हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द वैलिडिटी, वैलिडिटी क्या रहेगी, व्हाट विल बी द वैलिडिटी ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड, what will be the validity क्या होगी of resolution passed in contravention of section 162, that will be void always, वो हमेशा कैसी होगी, void होगी। उसके बाद section 162 applicable to which of these company, section 162 किस पे applicable है, that is applicable to section 8 company पे। validity of resolution passed in contravention of section 162, validity क्या होगी resolution passed in contravention of section 162, that will be void always। section 162 applicable है किन companies पे, section 8 companies पे एप्लीकेबल है। सेक्शन 162 किन कंपनीज पे एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल टू व्हिच कंपनी, दैट इज एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनी। नोटिस फॉर मीटिंग सेंट 15 days before the date of meeting and it mentions the option to vote as vote by self proxy, what validity of notice, invalid है because जो टाइम लिमिट है वो 1 month है, नोटिस डिड नॉट मेंशन द ऑप्शन ऑफ पोस्ट बैलेट, ये इनवैलिड है क्योंकि जो टाइम लिमिट है नोटिस है मीटिंग का 15 days बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग से 15 दिन पहले बताया जा रहा है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहा है। एंड द ऑप्शन टू वोट बाय सेल्फ प्रॉक्सी वैलिडिटी क्या है, तो ये इनवैलिड है बिकॉज जो टाइम लिमिट है वो 1 month है। टाइम लिमिट जो है वोटिंग कैसे करना है वो चीजें बताई जा रही है, टाइम लिमिट क्या है वो चीजें बताई जा रही है, तो 15 दिन वाला तो गलत है। टाइम लिमिट जो है वो 1 month है, और इसमें मेंशन नहीं किया, इट डिड नॉट मेंशन द ऑप्शन ऑफ पोस्टल बैलेट। अगर इसमें हम डेज को भी अगर क्विकली देख लेना कि अगर हमें पता चल गया कि 1 month आ गया है तो हम करेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इनवैलिड है क्योंकि जो टाइम लिमिट है वो 1 month है, टाइम लिमिट जो है वो 1 month है, और नोटिस ने मेंशन नहीं किया दी ऑप्शन ऑफ पोस्ट बैलेट, ये इनवैलिड है बिकॉज जो टाइम लिमिट है वो 1 month है, ये इनवैलिड है बिकॉज जो टाइम लिमिट है वो 1 month है एंड नोटिस डिड नॉट मेंशन दी ऑप्शन ऑफ पोस्ट बैलेट। ये जो इनवैलिड है बिकॉज टाइम लिमिट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है,
ये क्वेश्चन मेरे वाले पर्टिकुलर सेट में ये क्वेश्चन था, और उसका आंसर क्या था, ये इनवैलिड है बिकॉज जो टाइम लिमिट है वो 1 मंथ है, क्योंकि जो टाइम लिमिट है वो 1 मंथ है। नोटिस डिड नॉट मेंशन द ऑप्शन ऑफ पोस्ट बैलेट, और नोटिस ने जो है वो ऑप्शन बताया नहीं पोस्ट बैलेट वाला, तो ये इनवैलिड है बिकॉज टाइम लिमिट 1 मंथ है। ये इनवैलिड है बिकॉज टाइम लिमिट जो है वो 1 मंथ है, और नोटिस ने मेंशन नहीं किया दी ऑप्शन ऑफ पोस्ट बैलेट का, ऑप्शन मेंशन नहीं किया, तो ये इनवैलिड है बिकॉज जो टाइम लिमिट है वो 1 मंथ है। नोटिस ने ये ऑप्शन नहीं बताया है पोस्ट बैलेट का। whether waiver of the excess remuneration paid is possible and what's the time limit, क्या waiver of excess remuneration paid possible है, और time limit क्या होगी, तो this is by passing special resolution and within 2 years, that is time limit is within 2 years। तो whether waiver of the excess remuneration paid is क्या वो possible है, and what will be the time limit, तो that is by passing special resolution and within 2 years, by passing special resolution and within 2 years। उसके बाद can director hold excess remuneration without necessary approval, क्या डायरेक्टर होल्ड कर सकता है एक्सेस रेमुनरेशन विदाउट नेसेसरी अप्रूवल, यस, एंड होल्ड इट इन ट्रस्ट ऑफ कंपनी, वो कर सकता है एक्सेस रेमुनरेशन, यस, एंड होल्ड कर सकता है इन ट्रस्ट ऑफ कंपनी, तो द आंसर इज यस, एंड इट कैन होल्ड इन अ ट्रस्ट ऑफ कंपनी। कैन डायरेक्टर होल्ड एक्सेस रेमुनरेशन विदाउट नेसेसरी अप्रूवल, क्या डायरेक्टर जो है वो होल्ड कर सकता है एक्सेस रेमुनरेशन बिना नेसेसरी अप्रूवल के, द आंसर इज यस, वो होल्ड कर सकता है, होल्ड इट इन द ट्रस्ट ऑफ कंपनी, और वो कैसे होल्ड कर सकता है, द सेम इन द ट्रस्ट ऑफ कंपनी। Then tribunal ordered that a person is not fit and proper person to hold office. Further, it ordered for termination of some agreement and made in alteration is this. तो हम क्या बोलते हैं that can company make alteration in MOA which is inconsistent with alteration already made by tribunal option, क्या कंपनी जो है ऑल्टरेशन कर सकती है उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कि इनकंसिस्टेंट है, ऑल्टरेशन ऑलरेडी जो कि ट्रिब्यूनल ने बनाई थी ऑप्शंस वगैरह वगैरह, तो यस विद द लिव ऑफ ट्रिब्यूनल, विद द लिव ऑफ ट्रिब्यूनल। अब ये लिव ऑफ ट्रिब्यूनल क्या है वो तो पता नहीं है, but the answer is yes with the live of tribunal। With respect the manner of utilization of undue gain recovered, which of this is not the power of tribunal, इनमें से कौन सी पावर ट्रिब्यूनल की नहीं है, ऑर्डर फॉर रीपे मनी टू कंपनी इन विच पर्सन वाज एम्प्लॉयड, इनमें से कौन सी पावर नहीं, विद रिस्पेक्ट द मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अनड्यू गेन रिकवर्ड, विच ऑफ दिस इज नॉट द पावर, इज नॉट द पावर ऑफ ट्रिब्यूनल, कौन सी पावर नहीं, ऑर्डर फॉर रीपे मनी टू कंपनी इन विच पर्सन वाज एम्प्लॉयड, ऑर्डर फॉर रीपे, order for repay money to which company in which the person was employed। क्लास सेक्शन सेक्शन 245 इज नॉट एप्लीकेबल टू होम, जो क्लास सेक्शन है सेक्शन 245 किस पे एप्लीकेबल नहीं है, द सेम इज नॉट एप्लीकेबल टू द बैंकिंग कंपनी, किस पे एप्लीकेबल नहीं है, द सेम इज नॉट एप्लीकेबल टू द बैंकिंग कंपनी। इफ कंपनी रिमूव सच एम्प्लॉय विदाउट गेटिंग परमिशन फ्रॉम ट्रिब्यूनल इज द एक्ट वैलिड, क्या कंपनी रिमूव कर रही है सच एम्प्लॉय विदाउट गेटिंग परमिशन फ्रॉम, कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज को रिमूव कर रही है, ट्रिब्यूनल से परमिशन नहीं ले रही है, क्या एक्ट वैलिड है, ये वैलिड नहीं है, एज ए इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग। इन्वेस्टिगेशन सीजर और ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर का नेम क्या था अभी करेंटली मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इससे भी क्वेश्चंस है एग्जाम में, इससे भी मतलब क्वेश्चन कवरेज तो सब जगह से होगा, कहीं से ज्यादा होगा कहीं से कम होगा। उसके अलावा तो ये वैलिड नहीं है, इन्वेस्टिगेशन तो पेंडिंग है, उसको रिमूव कर रही है बिना परमिशन लिए, ट्रिब्यूनल से बिना परमिशन लिए, तो ये वैलिड नहीं है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो पेंडिंग है। उसके बाद आ रहा है पीक्यूआर लिमिटेड ने फाइल की एनसीएलटी के साथ, पीक्यूआर लिमिटेड ने, हम क्या बोलते हैं, पीक्यूआर लिमिटेड ने क्या किया, फाइल किया है, पीक्यूआर लिमिटेड ने फाइल किया है, फाइल किया है, 1 सेकेंड, आई है, आई है तो मुझे फैन चलाना है। Further we are discussing the things that is कहाँ तक पहुँचे हैं हम, yes, yes, any problem,
सीरियसली कब? थैंक गॉड मैं आज नहीं गई. ओह माय गॉड. Then further we are discussing the thing that is छोटा कर देते हैं हम. PKR Limited ने फाइल किया है NCLT के साथ to terminate an employee during the proceeding. No objection were received within 30 days, and now the company is debating if they can proceed with the termination. If company removes such employee without getting permission, तो वो invalid हो जाएगा. That is not valid. ये हमने पढ़ लिया था. अब हम 42 पे हैं. PKR Limited ने क्या किया? Filed with NCLT to terminate an employee during proceedings. No objection were received within 30 days, and now the company is debating if they can proceed with the termination. पीकेआर लिमिटेड क्या कर रही है? फाइल कर रही है विद द एनसीएलटी की टर्मिनेट करे, टू टर्मिनेट एन एम्प्लॉय, टर्मिनेट कर दे किसी एम्प्लॉय को, बाहर निकाल दे ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग. पीकेआर लिमिटेड फाइल्ड विद एनसीएलटी के साथ फाइल की कि इस एम्प्लॉय को हटा दिया जाए ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग. नो ऑब्जेक्शन वर रिसीव विद इन 30 दिन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया. एंड नाउ द कंपनी इज डिबेटिंग इफ दे कैन प्रोसीड विद द टर्मिनेशन. क्या वो प्रोसीड करेगी? पीकेआर लिमिटेड कंटेंशन रिगार्डिंग एन अप्रूवल रिसीव विद इन 30 days, then company can proceed to take proposed action against the employee is correct. तो वो एक बार एनसीएलटी से अप्रूवल तो आए विदिन 30 days, देन कंपनी तभी रिसीव विदिन रिगार्डिंग, हम क्या बोलते हैं, कंटेंशन रिगार्डिंग नो अप्रूवल रिसीव. अगर 30 दिन के अंदर अंदर अप्रूवल नहीं आया, देन द कंपनी कैन प्रोसीड टू टेक द प्रपोज्ड एक्शन अगेंस्ट द एम्प्लॉई इज करेक्ट. तो ये करेक्ट होगा. उसके बाद आ रहा है BCL Limited receive an objection from the NCLT under section 218 for taking action against an employee. The company is considering appealing the objection. Company or person concerned may within a period of 30 days of receipt of notice of objection prefer an appeal to NCLT. अब NCLT वाले केसेस में 30 दिन आ रहे हैं. हमने क्या देखा था? 14 दिन आया था स्मॉल शेयर होल्डर के रिस्पेक्ट में, 14 दिन आया था जब डायरेक्टर को रिमूव किया जा रहा है तो उसे 14 दिन का नोटिस दिया जाए. अभी वाले केसेस में हमारा 30 दिन चल रहा है एनसीएलटी वाले केसेस में. तो बीसीएल लिमिटेड जो है रिसीव कर रही है एन ऑब्जेक्शन फ्रॉम द एनसीएलटी अंडर सेक्शन 218 फॉर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट एन एम्प्लॉय. द कंपनी इज कंसिडरिंग अपीलिंग. द कंपनी जो है कंसिडर कर रही है द अपीलिंग द ऑब्जेक्शन. Company or person concerned may within a period of 30 days of receipt of notice of objection prefer an appeal to NCLAT. Normally appeal against order of NCLT to whom and within how many days other than section 218. Normally जो अपील होती है order of NCLT to whom किसको and within how many days. तो normally appeal against order of NCLT to whom? To NCLT within 45 days plus 45 days extension. NCLT का NCLT को तो नहीं हो सकता, इसमें शायद आधा अधूरा लिख रखा है. I may say normally appeal against the order of NCLT to whom? To NCLT within 45 days. NCLT को कैसे दे सकता है? Within 45 days plus 45 days का extension. Mr. A is a director of ABC Limited, brother of Mr. A, who holds exactly 2% of the this paid up share capital. Whether another company is related to ABC Limited से related है क्या? The answer is no, not related. Can the independent director to appoint for third term any cooling period applicable? No, and cooling period will be 3 years. क्या independent director appoint हो सकता है तीसरे टर्म के लिए और क्या cooling period applicable है? तो अपॉइंट तो नहीं हो सकता और कूलिंग पीरियड 3 years है. अपॉइंट नहीं हो सकता और कूलिंग पीरियड 3 years है. Whether a person related to promoter of a company be appointed as independent director in that company or subsidiary. अगर कोई person related है promoter से of a company और क्या वो appoint हो सकता है as independent director in that company or subsidiary? तो the answer is no. वो independent director के लिए नहीं हो सकता. जैसे रिलायंस में नीता अंबानी जो है related है promoter से, director से, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है. उनकी जगह किसी को रखा था, उनका नेम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, बट वो कोई और लेडी है एज अ वुमेन डायरेक्टर. तो whether a person related to promoter of a company be appointed as independent director in that company or its subsidiary, the answer is no. क्या कैलकुलेशन होगी ऑफ डोनेशन टू चैरिटेबल फंड लिमिट दैट इज या तो 5%. कैलकुलेशन ऑफ डोनेशन टू चैरिटेबल फंड लिमिट इज 5% ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 preceding years, 3 previous years. मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन 2000 लिस्टेड एंटिटीज में क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 2000 लिस्टेड एंटिटीज में है 6 डायरेक्टर. द लिमिट इज 6 डायरेक्टर. सेक्शन 212 केसेस व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा एसएफआईओ फॉर इन्वेस्टिगेशन. ये क्वेश्चन भी एक 212 क्वेश्चन से भी
रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आ रहा है, इसमें ये पूछा जा रहा है क्या, इसमें ये बोल रहा है कि जो सेक्शन 212 है, सेक्शन 212 केसेस है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एसएफआईओ को फॉर इन्वेस्टिगेशन, तो देयर विल बी व्हाट, देयर विल बी द रिपोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 208, रिपोर्ट जाएगी रजिस्ट्रार को 208, स्पेशल रेजोल्यूशन बाय कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट, रिक्वेस्ट की जाएगी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, रिक्वेस्ट किसके द्वारा की जाएगी, बाय होम, दैट विल बी दी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 208, स्पेशल रेजोल्यूशन बाय कंपनी इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो हम सेक्शन 212 को अच्छे से लर्न कर लेते हैं बिकॉज 212 पे क्वेश्चन है। केसेस जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एसएफआईओ को, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जाएगी रजिस्ट्रार को सेक्शन 208 के अंदर, स्पेशल रेजोल्यूशन बाय कंपनी, पब्लिक इंटरेस्ट रिक्वेस्ट बाय सीजीएसटी डिपार्टमेंट। क्या बैंकर बाउंड टू गिव इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या बैंकर बाउंड है टू गिव इंफॉर्मेशन देने के लिए विच इज रिक्वायर्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, आंसर इज यस, only information related to company BC which is under investigation. Is banker bound to give information required to the central government? The answer is yes, only information related to the company BC which is under investigation. What will be the period of custody of inspection books vested by civil court, or how many days inspector can record, keep records and document during the inspection or inquiry? That is 180 days. That will be 180 days. What will be the period of custody of inspection books by civil court? Period of custody, period of inspection. हम क्या बोल रहे हैं इधर? What will be the period of custody of books and paper in case of investigation? What will be the period of custody of books and paper in case of investigation में क्या होगा? Till conclusion of investigation. Period of custody of books and paper in case of investigation होगा till conclusion. जब तक investigation नहीं हो जाती है तब तक वो सारा चलेगा. Period of custody of inspection book vested by civil court, or how many days inspector can keep records and documents during the inspection inquiry? That will be 180 days. That will be 180 days. Period of custody of books and paper in case of investigation till conclusion of investigation. Section 219 बोलता है whose prior permission is required for inspector to investigate the subsidiary company. Section 219 बोलता है किसकी prior permission की जरूरत है for inspector को investigate the subsidiary company को 219 के according किसकी prior permission की जरूरत है? That is of the central government की, that is of the central government की जरूरत है. तो सेक्शन 219 whose prior permission is required for inspector to investigate the subsidiary company. सेक्शन 290 बोलता है कि किसकी प्रायर परमिशन की जरूरत है, इज रिक्वायर्ड फॉर इंस्पेक्टर टू इन्वेस्टिगेट द सब्सिडियरी कंपनी, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन की जरूरत होगी. उसके बाद सेक्शन 244 मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल. मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगा फॉर एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल, दैट इज शेयर, अगर शेयर कैपिटल लोअर है 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स or 1/10 of total issue capital, and not having share capital it will be 1/5 of the total members. Section 244 minimum required for application to tribunal क्या होगा? It will be lower of या तो 100 members या 1/10 of the total members या 1/10 of the total issue capital, और अगर नहीं है तो 1/5 of the total members. The registrar of a company ROC suspects a company of fraudulent activities. What power does the ROC have to conduct an investigation? Where can the ROC approach if further investigation is required? It is the central government. The registrar of a company, जो ROC है, वो suspects कर रही है company of fraudulent activity. What power does the ROC have to conduct an investigation, and where can the ROC approach if further investigation is required? That is the central government. So जो ROC है वो suspect कर रही है company of fraudulent activities. What power does the ROC have to conduct an investigation के लिए किसकी power चाहिएगी? CG की power चाहिएगी. And where can the ROC approach if further investigation against CG की कंसेंट वगैरह चाहिए होगी. डोरमेंट कंपनी एक्सेप्टिंग एडवांसेस फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. डोरमेंट कंपनी जो है एडवांसेस एक्सेप्ट कर रही है, कैन स्टिल बी, क्या मम्मी? नहीं तेरे से कहूंगी, नहीं अभी नहीं.
इस पे केस बेस्ड स्टडी वाले फॉर्म में क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन मिलेगा बट क्वेश्चन है। डोरमेंट कंपनी वाले केसेस में क्वेश्चन है, डोरमेंट कंपनी एक्सेप्ट करी एडवांस फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। एक डोरमेंट कंपनी है, वो एडवांसेस फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उसके लिए एडवांसेस को एक्सेप्ट करी, कैन स्टिल बी कॉल्ड अ इनएक्टिव कंपनी। क्या वो फ्यूचर में होने वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए आज की डेट में एडवांसेस को एक्सेप्ट कर रही है, तो फिर भी क्या उसे इनएक्टिव कंपनी कहेंगे? SAT, सो एक्टिव कंपनी। SAT, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और ये एक एक्टिव कंपनी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, मेरे वाले में फर्स्ट क्वेश्चन था ये। क्या डोरमेंट कंपनी एक्सेप्ट करी एडवांसेस फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए? क्या डोरमेंट कंपनी एक्सेप्ट करी एडवांसेस फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? कैन स्टिल बी एन इनएक्टिव कंपनी के इनएक्टिव कंपनी है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो रहे फ्यूचर के लिए, आज के अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो रही है, ये फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फ्यूचर में कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेगी, बट ये आज की डेट में एक्टिव कंपनी है। Whether outstanding GST paid is SAT, significant accounting transaction or note. नोट, अगर क्या आपने अगर आउटस्टैंडिंग जीएसटी जो है वो पे कर दिया, वेदर आउटस्टैंडिंग जीएसटी पेड इज, कि जो आउटस्टैंडिंग जीएसटी आपने पे किया है क्या वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है या नहीं? पेमेंट मेड टू फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ अदर लॉ, इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। अगर आपने कोई पेमेंट किया है ताकि आप रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सको, रिक्वायरमेंट किसी और लॉ की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, दैट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कैसे हुआ? आपने तो जीएसटी आउटस्टैंडिंग पे किया है, आपने किसी और लॉ का कंप्लायंस किया, तो दैट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन डोरमेंट पब्लिक कंपनी, कितने डायरेक्टर की जरूरत होती है इन डोरमेंट पब्लिक कंपनी? दैट इज अगेन 3, पब्लिक कंपनी में 3, गवर्नमेंट पब्लिक कंपनी में भी 3। फॉर फॉर्म फॉर गेटिंग स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी, अगर आपको चाहिए स्टेटस एक्टिव कंपनी का स्टेटस, दैट इज MSC4, दैट इज MSC4। तो ये डोरमेंट कंपनी वाले केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आप फ्यूचर में कर रहे हो, यस ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, ये एक्टिव कंपनी है। क्या आप दूसरे लोग जीएसटी पे कर रहे हो, स्टैट्यूटरी ड्यूज पे कर रहे हो, आप सिर्फ अदर लोग का कंप्लायंस कर रहे हो, तो ये कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। स्टेटस क्या होगा एक्टिव कंपनी का? MSC, दैट इज MSC4। company did not have any significant accounting transaction, ROC fee is not the significant accounting transaction। कंपनी के पास अगर कोई significant accounting transaction नहीं है, ROC fee कोई significant accounting transaction नहीं during last 2 years, is it active, inactive, dormant, defunct company? तो ये कैसी कंपनी? कंपनी के पास कोई भी significant accounting transaction नहीं है, आरओसी की फिर कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है लास्ट 2 ईयर से, तो ये एक्टिव कंपनी है, इनएक्टिव, तो ये कंपनी जो है वो इनएक्टिव हो जाएगी। फिर ROC to strike off the name of dormant company from register if it remained dormant for how many years? ROC जो है अपनी वहां से हटा देगी, ROC जो है स्ट्राइक ऑफ कर देगी, नेम जो है डोरमेंट कंपनी का स्ट्राइक ऑफ कर देगी फ्रॉम रजिस्टर इफ इट रिमेन्स डोरमेंट फॉर हाउ मेनी ईयर। अगर वो कंपनी जो है डोरमेंट रहती है, अगर वो कंपनी डोरमेंट रहती है हम क्या बोल रहे हैं, अगर आरओसी जो है वो नेम स्ट्राइक ऑफ कर देती है डोरमेंट कंपनी का फ्रॉम रजिस्टर से, आरओसी जो है नेम जो डोरमेंट कंपनी का स्ट्राइक ऑफ करी फ्रॉम रजिस्टर इफ इट रिमेन डोरमेंट फॉर हाउ मेनी इयर्स, अगर वो कब तक डोरमेंट रहेगी तब तक, अगर फिर आरओसी जो है स्ट्राइक ऑफ कर देगी नेम, दैट इज दी 5 इयर्स, दैट विल बी दी 5। ये स्ट्राइक ऑफ कर रही है नेम, कब तक स्ट्राइक ऑफ कर देगी? 5 साल तक गवर्नमेंट बनी रही है, 5 साल तक गवर्नमेंट रही तो फिर हम नाम हटा देंगे। Fail to file a financial statement annual report for how many consecutive years to considered as dormant company, that is the 2 financial year। हम बोल रहे हैं अगर कोई कंपनी, ये जो है क्वेश्चन रिवर्स होके आ सकता है, 2 साल तक मतलब फेल हो रहे हैं। अब इसमें क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिपोर्ट और आ रहा है बीच में, बिकॉज इसमें ऑब्लिक लग रहा है, either this or this for how many consecutive years to be considered as dormant company माना जाएगा, 2 consecutive years। ये क्वेश्चन भी मेरे वाले सेट में था।
अगर आप फेल हो जाते हो, फाइल करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, एनुअल रिपोर्ट्स को फॉर हाउ मेनी कंसेक्यूटिव ईयर्स टू कंसिडर्ड एज डोरमेंट कंपनी। तो उसे कब बोला जाएगा डोरमेंट कंपनी? दैट इज द 2 फाइनेंशियल ईयर, दैट विल बी 2 फाइनेंशियल ईयर। अगर आप फेल हो जाते हो फाइल करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिपोर्ट, अगर आप फेल हो जाते हो फाइल करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और एनुअल रिपोर्ट्स को फॉर हाउ मेनी कंसेक्यूटिव ईयर्स टू कंसिडर्ड एज डोरमेंट कंपनी, तो कब उसे डोरमेंट कंपनी कहा जाएगा? दैट इज द टू फाइनेंशियल ईयर। 2 फाइनेंशियल ईयर में अगर आप फेल हो जाते हो टू फाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिपोर्ट फॉर टू कंसेक्यूटिव ईयर्स, तो हम क्या बोलेंगे? दैट विल बी टर्म्ड एज डोरमेंट कंपनी। कंपनी ने फाइल नहीं किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, एनुअल रिपोर्ट को 18-19 में, 19-20 में, एंड नॉट डूइंग एनी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रही है, तो फिर वो क्या हो जाएगी? डोरमेंट कंपनी हो जाएगी। इफ कंपनी गॉट द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी ऑन 30 September 2020, आफ्टर मच टाइम आरओसी विल स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम रजिस्टर। हमने क्या पढ़ा था? 20 साल, सॉरी, डोरमेंट कंपनी स्ट्राइक ऑफ कब करेंगे हम? 5 साल के बाद स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा। तो हमारा जो डेट है 30 सितंबर से 5 साल गिनेंगे तो 30 सितंबर 2025, सीधे ही 5 साल गिनेंगे हम। 30 सितंबर 2025, 5 साल विल बी 30 सितंबर 2025 will be the correct answer. Is ROC need central government permission to strike off company? क्या ROC को सीजी की परमिशन चाहिए स्ट्राइक ऑफ नेम करने से? 5 साल के अंदर अंदर डोरमेंट रही तो आंसर इज नो, कोई परमिशन नहीं चाहिए, सीजी की परमिशन नहीं चाहिए। उसके बाद if company making regular payment ROC payment, no any significant accounting transaction is inactive or active, कि कंपनी जो है रेगुलर ROC का पेमेंट कर रही है, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं करी, तो कंपनी एक्टिव होगी या इनएक्टिव होगी? अभी हमने पढ़ा है कि कंपनी जो है इनएक्टिव हो जाएगी, खाली ROC का पेमेंट कर रही है, दूसरे लोगों की कंप्लेंट्स कर रही है, तो वो कोई एक्टिव कंपनी नहीं। एक्टिव कंपनी तभी होगी जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस कर रही होगी। Section 247 registered value और penalty in both the cases. Section 247 रजिस्टर्ड वैल्यू की पेनल्टी कितनी होगी? दोनों केसेस में पेनल्टी होगी 50,000। इन केस ऑफ डिफ्रॉड जेल होगा 1 साल, फाइन होगा 1 लाख से 5 लाख। सेक्शन 247 रजिस्टर्ड वैल्यू और पेनल्टी कितनी होगी इन बोथ द केसेस? सेक्शन 247 बोलता है रजिस्टर्ड वैल्यू की पेनल्टी कितनी होगी दोनों केसेस में? पेनल्टी होगी 50,000, डिफ्रॉड हुआ तो जेल होगा 1 साल, फाइन लगेगा 1 लाख से 5 लाख, फाइन लगेगा 1 लाख से 5 लाख, पेनल्टी होगी 50,000, डिफ्रॉड होगा तो जेल होगा 1 साल का, फाइन होगा 1 लाख से 5 लाख। Section 421 number of days in which appeal can be made to NCLAT and SC. Section 421 बोलता है number of days in which appeal can be made, अपील जो है वो हो सकती है NCLAT and SC को, that is 45 days plus 45 days का extension, या फिर 60 days और 60 days का extension, and 45 days plus 45 days extension, 60 days और 60 days का extension respectively. Section 421 number of days in which appeal can be made to NCLAT and SC. NCLAT को है 45 days, 45 days का extension, SC को है 60 days plus 60 days का extension. One can appeal to the Supreme Court when it is question of law or fact. When it is a question of law. कब हम अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट को? When it is a question of law. Section 420 whether rectification can be made by NCLT within 2 years if any appeal is preferred in NCLT. क्या rectification हो सकता है? No. Tribunal cannot amend order. और अपने order amend नहीं कर सकते. Tribunal cannot amend its order. NCLT rectification of order limited 2 years from the date of order. 2 years from the date of order. Submission of report by company liquidated to tribunal within 60 days. ये question भी I think आया था, maybe मेरे टाइम में. That is 60 days. कितने दिन में आप रिपोर्ट जो है बाय कंपनी लिक्विडेटेड, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय कंपनी लिक्विडेटेड टू ट्रिब्यूनल, कंपनी लिक्विडेटेड ट्रिब्यूनल को कितने दिन में कर देगा? विदिन 60 डेज, विदिन 60 डेज जो है कंपनी लिक्विडेटेड जो ट्रिब्यूनल को दे देगा, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय द कंपनी लिक्विडेटेड ट्रिब्यूनल को दे देगा 60 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर। Who may be appointed as provisional liquidator or company liquidator by tribunal? किसे अपॉइंट किया जाएगा एज अ प्रोविजनल लिक्विडेटर और कंपनी लिक्विडेटर बाय ट्रिब्यूनल? आईपी रिक्वायर्ड अंडर आईबीसी. Who may be appointed as provisional liquidator or company liquidator? IP required under IBC. Provisional liquidator
required under, I think, who may be appointed as provisional liquidator or company liquidator by tribunal. अब आईपी का मतलब क्या है यार? प्रोविजनल लिक्विडेटर है, आई डोंट नो, प्लीज चेक. Liability of contributory who transfer partly paid up shares before 1 year of winding up. Liability क्या होगी contributories की, जो कि ट्रांसफर करेंगे partly paid up shares before 1 year of winding up. That is, the company has to duly notify the amount due on share debenture to the transferee. कंपनी को ड्यूली नोटिफाई करना होगा कि जो भी अमाउंट ड्यू है शेयर्स डिबेंचर टू द ट्रांसफरी. लायबिलिटी क्या होगा? कंट्रीब्यूटरीज का जो कि ट्रांसफर कर चुके पार्टली पेड अप शेयर्स बिफोर 1 year ऑफ वाइंडिंग अप. वाइंडिंग अप से 1 साल पहले जो शेयर्स जो है वो दे चुके पार्टली पेड, तो कंपनी को ड्यूली नोटिफाई करना होगा अमाउंट ड्यू ऑन शेयर्स डिबेंचर टू द ट्रांसफरी, जितना अमाउंट उनसे बाकी है ट्रांसफरी से. Who can be appointed as RB out of 4 option? RB के लिए कौन अपॉइंट हो सकता है जो कि imprisoned for 2 months? Who can be appointed that is imprisoned for 2 months? उसके बाद from 76 and onwards we will discuss in the another one. Alright, otherwise it will be less effective. So we don't want the things to be less effective.